जय हिंद साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी और हेल्थ पे काफ़ी फोकस कर पा रहे होंगे। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख पा रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है और स्थिति अब वार में बदल चुकी है। तो आखिर इन दोनों देश के बीच ये स्थिति कैसे आई, तो आज हम उसी के विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों देशों के बीच की हिस्ट्री को बताऊंगा कि आखिर इनकी राइजिंग कहां से होती है और आज ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात है, 1914 टू 1918। उस वक्त ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और इटली, ये चार कंट्री जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ थे। जर्मन में यहूदी समुदाय के लोग हुआ करते थे और ये यहूदी जर्मन में एक अलग कंट्री का मांग कर रहे थे, क्योंकि जर्मन में इनको जो राइट्स थे वो नहीं मिल पा रहे थे। तो ये अलग एक कंट्री का डिमांड शुरू कर दिए और इसी का फायदा उठाया ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने यहूदियों को एक ऑफर दिया। उसने बोला कि अगर इस वार में तुम जर्मन का साथ नहीं देते हो, हमारा साथ देते हो, तो हम तुम्हें वार जीतने के बाद एक कंट्री अलॉट कर देंगे। और इसी चीज़ का यहूदियों को भी इंतज़ार था कि कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, और वो चीज़ें इनको ब्रिटेन से मिल गया। हुआ कुछ ऐसा ही, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू होता है तो उस वक्त ये यहूदी जर्मन के खिलाफ हो जाते हैं और जर्मन युद्ध हार जाता है। तो युद्ध हारने के बाद जर्मनी के लोग सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि आखिर क्या कमी रह गई कि जिसकी वजह से ये युद्ध हम हार गए। तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारे ही देश के यहूदी लोग हैं, इन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया। और उस वक्त हिटलर का राइजिंग होता है। हिटलर क्या करता है, जितने भी यहूदी लोग हुआ करते थे जर्मन में, इन सभी को मरवाना शुरू कर देता है। अब जो ब्रिटेन ने इनको जो इन्होंने ऑफर दिया था, वो ऑफर था बाल्फोर डिक्लेरेशंस। इसके थ्रू उसने बोला था कि अगर हम युद्ध को जीतते हैं तो हम आपको अलग कंट्री देंगे। इन दोनों, जो ये ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, ये पहले आपस में ही खुद लड़ा करते थे। जैसे अगर आप बात करें इंडिया में, तो इंडिया में भी ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन जब बात जर्मन की आई तो ये एक दूसरे के साथ हो गए। तो इन्होंने क्या किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसको बोलते हैं साइकस-पिकेट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के थ्रू इन्होंने डिसाइड किया था कि अगर हम वार जीत जाते हैं तो सीरिया, लेबनान ये फ्रांस के अधीन होगा और सऊदी अरबिया और इराक ये ब्रिटेन के हिस्से में होगा। और जो फिलिस्तीन, ये जो इजराइल है, ये पहले फिलिस्तीन हुआ करता था। ये फिलिस्तीन जो था, इसको इन्होंने इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अलग रख दिया, इस पे कोई रूल नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या किया, इस रूट को, इस फिलिस्तीन को यहूदी के रूट से जोड़ दिया कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तुम यहाँ पे रह सकते हो। और जो बाकी शेष बचा था उसको इन्होंने क्या किया था, रसिया और इटली को दे दिया। अब जब जर्मन में यहूदियों को जब मारना शुरू कर दिया हिटलर ने, तो ये भाग करके इस फिलिस्तीन पे पहुंचते हैं और 35,000 तक की आबादी यहाँ पे फिलिस्तीन पे पहुंच जाती है। अब चूंकि बाल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू ब्रिटेन ने बोल दिया था कि हम इनको अलग कंट्री देंगे, तो जैसे जैसे इनकी आबादी यहाँ बढ़ती है तो ये अरब कंट्री के जो लोग हैं, जैसे ईरान, इराक, सीरिया, इन सब को समस्या होना शुरू हो गया और ये सब इजराइल के खिलाफ हो गए। चूँकि इजराइल अभी बना नहीं था
बस उसके लोग आकर के यहाँ पे इकट्ठा होने लगे थे। अब ये सारे अरब के कंट्री के लोग इसके खिलाफ शुरू हो गए। उसमें इंडिया भी था, क्योंकि इंडिया और ईरान का उस समय काफ़ी अच्छा दोस्ती थी। तो इंडिया ने भी क्या किया, इजराइल के खिलाफ यूएन में वोट डाल दिया। लेकिन यूएन ने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस जो है, इसने क्या किया कि 63% इसने क्या किया, फिलिस्तीन को तोड़ करके एक अलग कंट्री बना दिया। अब फिलिस्तीन दो पार्ट में टूट गया। तो इन्होंने क्या किया कि यूएन ने क्या किया कि 62% जो पार्ट था उसने इजराइल को दे दिया, और 14 मई 1948 को इजराइल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इनिशियल टाइम में तो ये सारे अरब कंट्री सब इसके खिलाफ थे, सब इससे नफरत करते थे। लेकिन ये लोग क्या थे, इजराइल के जो यहूदी लोग होते हैं ये काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं लोग। तो ये लोग शुरू से ही क्या किए, अब चूंकि ब्रिटेन ने इनको इस पे बसाया, ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन देखा जाए इंडिया को भी, तो जो आज पाकिस्तान और इंडिया बना है ये भी तो ब्रिटेन का ही देन है। तो यूएन इस चीज़ को मान गया, मानने पे तैयार हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो इजराइल को मानने के लिए तैयार हो गए। अब होता क्या है कि 1953 में यहां पे कूप हो जाता है, ईरान के अंदर कूप हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। अमेरिका यहां पे तख्ता पलट करवा देता है, और उस टाइम पे ईरान का जो शासक था वो मोहम्मद मोसद्देक था। मोहम्मद मोसद्देक की सरकार थी। मोहम्मद मोसद्देक की सरकार को हटा करके वो मोहम्मद रजा पहलवी को बैठा देता है। अब ये अमेरिका का एक कठपुतली के टाइप हो जाता है, अमेरिका के इशारे पे ये काम करता है, जो चाहता है अमेरिका वो इससे करवाता है। अब जो ईरान की कल्चर थी वो धीरे धीरे क्या किया, अमेरिका ने मॉडर्निटी ला दिया वहाँ पे। इनके पहनावे में चेंजिंग आ गए, इनके लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आ गए। अब ये सॉन्ग सब तरह के काम करना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं ईरान जो था काफ़ी डेवलप भी हुआ इस चीज़ से। अमेरिका के इस कूप से ईरान काफ़ी डेवलप भी हुआ, काफ़ी वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आई। और जो ये मोहम्मद रजा पहलवी था, इसने ये इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये एक कंट्री है, क्योंकि मोहम्मद रजा पहलवी एक कठपुतली था अमेरिका का, और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता था। तो अब इजराइल और ईरान के बीच दोस्ती बढ़ गई। इजराइल और ईरान एक अच्छे दोस्त हो गए। इजराइल ईरान को अच्छे क्वालिटी के वेपन्स प्रोवाइड कराता था, एक्सपोर्ट करता था, और ईरान से ये क्या करता था, ऑयल मंगाता था। तो 40% जो ऑयल थे इजराइल में वो ईरान से आते थे। तो काफ़ी इन दोनों के बीच ट्रेड बढ़ चुके थे, और काफ़ी अच्छी इनकी दोस्ती भी हो चुकी थी। लेकिन बाद में ये दो व्यक्ति आते हैं, रोहिला खुमैनी और आयतुल्ला खमेनी। ये लोगों को, ईरान के लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारा इस्लामिक का जो रूल है, वो पूरी तरफ से अमेरिका ख़त्म करना चाहता है। और ये दोनों शख्स मिलकर के यहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, और लोगों को समझ में आने लगा था कि जो अमेरिका है ये इनके कल्चर को डिग्रेड कर रहा है। फिर 1979 में रिवोल्ट हो जाता है, और उसके बाद ये दोनों शख्स मिलकर, रोहिला खुमैनी और आयतुल्ला खमेनी, ये मोहम्मद रजा पहलवी को हटा देते हैं और अपने ईरान का शासक बन जाते हैं। अब जो भी चीज़ था, अब जो ईरान और इजराइल का जो दोस्ती था वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदलना शुरू हो गया। अब ईरान फिर से इजराइल को कंट्री मानने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि इजराइल कोई कंट्री नहीं है, ये एक फिलिस्तीन है। और इस्लाम का जो थर्ड फेमस जो मॉस्क है, अक्सा मस्जिद, वो इजराइल में ही है। तो फिर से अब ये चीज़ें
बिगड़ना शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जब इजराइल को ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर इजराइल के लिए खतरा बन गया, क्योंकि इजराइल ने अपने ऑलमोस्ट 80% टेक्नोलॉजीज जो थे वो ईरान को शेयर कर दिया था। अब इस बात से इजराइल को डर शुरू होना हो गया, क्योंकि ईरान लगातार एटॉमिक पावर कंट्री बनना चाह रहा है, लगातार ये यूरेनियम इकट्ठा कर रहा था और एटॉमिक पावर नेशन बनना चाह रहा था। अब चूंकि अमेरिका की एजेंसी CIA और इजराइल की एजेंसी है मोसाद, ये दोनों लोग हमेशा से ईरान पर निगरानी करते हैं और ऐसा जो शक इन्हें था वो शक देखने को मिला। धरती के अंदर 90 फीट अंदर ईरान एटम बम बना रहा था और ये चीज़ें अमेरिका की एजेंसी CIA ने मोसाद को इन्फॉर्म किया। और इजराइल को बहुत डर भी है, क्योंकि अगर ईरान एटॉमिक पावर बन जाता है तो एक ना एक दिन ये इजराइल को ख़त्म कर देगा। तो अमेरिका इजराइल को बोलता है कि इस पे अटैक करो, और इजराइल क्या करता है, लगातार इस पे बम्बार्डिंग कर देता है। और उस बम्बार्डिंग में ईरान के बहुत सारे जो अफसर थे वो मारे गए, और उसी के रिटेलिएट में ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया। अब चूंकि इजराइल के पास आयरन डोम है, ये क्या करता है, मिसाइल को एयर में ही डिफ्यूज कर देता है। लेकिन ईरान ने अपने जो बेस्ट टेक्नोलॉजिकल जो मिसाइल्स हैं उसको छोड़ना इस पे शुरू कर दिया है। तो यहीं से अब इन दोनों के बीच जो स्थिति है वो काफ़ी भयानक रूप में बदल रही है। और इसी बीच अब एंट्री हो जा रही है अमेरिका का। अब अमेरिका क्या कर रहा है, अपने B-2 बॉम्बर्स जो उसके अमेरिका के हाई टेक्नोलॉजी एयरप्लेन है उसको उसके थ्रू उसने क्या किया है, इजराइल के मेन जगहों पर अटैक कर दिया। अब यहाँ से अब ये सिचुएशंस बहुत ही डेंजरस बढ़ती जा रही है। अब कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।